बच्चों, कैसे हो सब लोग। फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ। और हम आज नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। ठीक है, हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चल रहा था, आप सभी को पता होगा जैसे कि, और कुछ 4 वीडियोस में हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। और मैंने सोचा है कि आपके साथ, आपके लिए ये वीडियो के बाद में थर्मोडायनामिक के साथ एक और चैप्टर शुरू होने वाला है। मतलब आपको 2 वीडियोस आपको रोज मिलने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा था वो तो हमारा खत्म होने ही वाला है, जो लेकिन हमारे चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसको ऑलरेडी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसको सॉल्यूशन को, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। मैं क्या करने वाला हूं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो आपको बोर्ड में आने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो हमारे चैप्टर्स नहीं मानता कंटिन्यू में रहेगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन जो पुराना चैप्टर हमारा हो गया है, जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इसके आईएमपी क्वेश्चंस से रिलेटेड थ्योरी पार्ट के लिए अलग वीडियो आएगा और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए अलग वीडियो आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। चलो बड़े आगे। हाँ हमारा जो नया टॉपिक, जहां तक मुझे आइडिया है, हमारा पिछला वीडियो खत्म हुआ था अथर्मनस एंड डायथर्मनस सब्सटेंस पे, बराबर। अथर्मनस सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस था जो कि थर्मल रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं होने देता है, और डायथर्मनस सब्सटेंस थर्मल रेडिएशन को ट्रांसमिट होने देता है, बराबर है क्या। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दिए थे, आपने वो कर लिए होंगे जहां तक मुझे आइडिया है। अगर नहीं किए होंगे तो वहां का पहला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर से उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने दिखाऊंगा और मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या दिया हुआ है। होपफुली मुझे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको तो दिख ही रहा है, आप बहुत अच्छे हो। बोलो, क्या आपको वहां लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब जो है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ अथर्मनस बॉडी, बोलिए पहले तो क्या लिखा है देख लो। फॉर अथर्मनस सब्सटेंस या थर्मनस बॉडी, अरे बोलो अथर्मनस बॉडी के लिए ट्रांसमिशन 0 होता है कि नहीं होता है, तो टी कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, 0। लेकिन ये अथर्मनस बॉडी कितना % हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो लिखा हुआ है। अरे बोलो, हीट जो है, जो एब्जॉर्ब करता है उसको QA बोला जाता है, बराबर। और ये Q इन का जो इंसिडेंट हमने किया, उसका 20% क्या कर रहा है बोलो, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने बोल दिया QA इक्वल टू समथिंग, तो हमारा QA जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.2 टाइम्स ऑफ Q इन, बोलो बराबर। और देखो वहां क्या पूछा है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, मतलब हमें बोला गया है R की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अरे बोलो, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, नहीं हुआ क्या। हम बोलेंगे बाय रिलेशन क्या R इक्वल टू 1 होता है, मतलब A प्लस R प्लस T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अरे हाँ या ना, लेकिन ट्रांसमिशन तो 0 दिया हुआ है, तो हमें R निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। हम बोलेंगे लेकिन A क्या होता है बोलो बच्चों, QA अपॉन Q इन, बोलो हाँ या ना। और QA दिया हुआ है 0.2 टाइम्स ऑफ Q इन डिवाइडेड बाय Q इन, ये कैंसिल हो जाएगा और A आ जाएगा 0.2। समझ में आया क्या, पक्का। ये यहां पे पुट कर दो, टीबी पुट कर दो, बोलो आंसर क्या आएगा, 0.2 प्लस R प्लस 0 इक्वल टू 1, तो R आ जाएगा 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अरे पक्का ना, ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको आ सकता है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो ज्यादा इजी है, वो एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, इसके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो हम टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी, सेम लाइक मी। अरे हाँ या ना, मैं ब्लैक बॉडी तो हूं, नहीं हूं क्या। देखो कौन ब्लैक है बताओ। वेरी गुड, अभी बताता हूं कल। चलो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमें क्या पढ़ना है,
परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? याद रखना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है? ऐसी बॉडी या ऐसा सब्सटेंस, अ बॉडी which absorb entire energy या radiant energy incident on it। अरे बोलो, समझ में आया क्या? जितनी भी एनर्जी उस पे एब्जॉर्ब इंसिडेंट होती है, वो पूरी एनर्जी को लगभग क्या कर लेता है, बोलो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी बॉडी को क्या बोला जाता है, बोलो? इट इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बोलो बात समझी क्या? एग्जाम में आया था भाई, मुझे याद नहीं, लेकिन जो जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है वो 23 या 24 में पूछा गया था, 23 या 24 में, ठीक है? अब बात करते हैं अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो समझ गया क्या ऐसी बॉडी नेचर में एग्जिस्ट करती है? अगर सवाल आ जाए तो आंसर क्या आएगा? सच टाइप ऑफ बॉडी, सच टाइप ऑफ बॉडी do not exist in nature, do not exist in nature। ऐसी बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? तो ब्लैक बॉडी हम पढ़ क्यों रहे फिर? अरे प्रैक्टिकल पर्पस करना है हमें। अगर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम पता है क्या किसको ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हैं? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लैम्प ब्लैक को, किसको बच्चों? लैम्प ब्लैक कैन बी ट्रीटेड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। याद रहना चाहिए, ये पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट है, आपके काम में आ सकता है। कहां काम आ सकता है बोलो बच्चों? एमसीक्यू में, ठीक है? फिर से एक बार बोलो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जो जितनी भी रेडिएशन एनर्जी उस पर क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, पूरी बॉडी को, पूरी एनर्जी को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एग्जांपल कभी सुना होगा, हम धूप में काले कलर के कपड़े पहन के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का कपड़ा मोस्ट ऑफ द हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा गर्मी लगती है, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे सबसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है? पक्का परफेक्टली ब्लैक बॉडी समझ गया? क्या नेचर में एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट या थोड़ा बहुत ट्रांसमिट तो करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई क्या? पक्का याद रहेगा? बोलो, हम ब्लैक बॉडी को कैसे रियलाइज कर सकते हैं? अ ब्लैक बॉडी कैन बी रियलाइज बाय कंसीडरिंग अ टाइनी होल। ब्लैक बॉडी, देखो एक एग्जांपल आगे में ही दिया हुआ है, इसके बाद वाले टॉपिक में समझ में आएगा हम ब्लैक बॉडी को कैसे रियलाइज कर सकते हैं। जो हमें दिखेगा कि जहां से बॉडी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको ही ब्लैक बॉडी बोला जाएगा, ये समझ के चलना है। अब समझ लो एक बॉडी है, यहां से मैंने छोटू सा होल किया और यहां से रेडिएशन अंदर आ रहा है, तो इस होल को हम क्या बोल सकते हैं? बोलो परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ में आया? क्योंकि पूरी बॉडी की एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब हो रही है? इस होल से, जो आगे में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस टॉपिक में आपको सिर्फ यही समझना था, परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा ऐसा कोई बॉडी नेचर में नहीं है, इसीलिए हम ब्लैक को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। समझ गया क्या? आओ चलो लॉलिता, चलो बढ़ते। अच्छा, अगला टॉपिक है आपके क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे थोड़ा नजर आएगा। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आईएमपी के तौर पे समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो भी 6 से 8 बार आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको डायग्रामेटिकली सिर्फ डायग्राम के लिए पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स, या कभी अगर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए अगर आए तो डायग्राम पे 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आए तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स का डायग्राम के लिए पूछेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो जैसे सवाल आया आपको कर लेना है। आपके टॉपिक का नाम है फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अरे बोलो कौन है ये फेरी? फेरी मतलब तो परी होता है, लेकिन वो परी दूसरी परी होती है, वो फेरी की स्पेलिंग भी अलग होती है ना। चलो, फेरी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी पढ़ते है ना।
चलो एक एक चीज मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद हम थ्योरी एक काम करते हैं, थ्योरी लिखेंगे डायग्राम बनाएंगे, थ्योरी लिखेंगे डायग्राम बनाएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है बच्चों हमें जगह कम पड़ जाए क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। अरे बोलो हाँ या ना, इसीलिए जगह कम पड़ सकती है। तो डायग्राम हम यहां बनाएंगे, थ्योरी यहां, यहां और यहां लिखेंगे। ठीक है, हाँ चलो तो सबसे पहले देखो क्या है, हमने बनाया फेरीज ब्लैक बॉडी, तो अपन पहले पेंसिल से क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो बच्चों, गोला। बिल्कुल ये सेम आपके दिमाग की तरह है, खाली, पूरा खाली। अरे आपके पास दिमाग भी है, अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है। आपका दिमाग भी खाली, लोकेश मास्टर का दिमाग पहले से ही खाली। तो खाली वाली चीजों को पढ़ाई जा रही है, मतलब अब सब लोग खाली हो जाएंगे। चलो अरे बोले खाली को छोड़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हमने दो गोले बनाए हैं? एक्चुअल में ये है स्पीयर। क्या है बोलो बच्चों, स्पीयर। अब बोलो क्या ये स्पीयर हॉलो स्पीयर है? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये क्या है बोलो, हॉलो स्पीयर। इसको बोला जाएगा डबल वॉल हॉलो स्पीयर। क्या बोला जाएगा बोलो, डबल वॉल, क्योंकि दो वॉल नजर आ रही होगी। इट इज डबल वॉल हॉलो स्पीयर, हॉलो स्पीयर। रियलिटी में ये स्पीयर मेटल का है। किसका है बोलो बच्चों, मेटल का। ठीक है, इट इज डबल वॉल हॉलो स्पीयर। लिख लेते हैं ना फिर पहले पॉइंट को। चलो हम बोलेंगे फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या किससे बना हुआ है बोलो, डबल वॉल हॉलो मेटल स्पीयर से। हम बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल हॉलो स्पीयर या मेटल स्पीयर, लिख सकते हो मेटल स्पीयर भी आप। ठीक है, हैविंग, जिसमें एक छोटू सा होल आपको नजर आ रहा होगा, ये देख लो, हैविंग अ स्मॉल होल, हैविंग अ स्मॉल होल, और उसको ही नाम दिया गया है एपर्चर इन इट। अरे बोलो समझ में आया क्या? ये देखो ये जो छोटू सा होल है, इसको क्या बोला गया है बोलो बच्चों, एपर्चर, जहां से रेडिएशन अंदर आता है। ये रहा हमारा रेडिएशन। तो लिख लेते हैं ना अपन, थ्रू विच हीट एनर्जी एंटर्स। अरे लिख सकते हैं ना, बोलो फेरी इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल हॉलो स्पीयर हैविंग अ स्मॉल होल कॉल्ड अपर्चर थ्रू विच रेडिएंट एनर्जी एंटर्स, जहां से एनर्जी अंदर आती है। अरे बोलो समझा? अरे बोलो ये आपकी बाहर वाली वॉल है, ये आपकी अंदर वाली वॉल है, इन दोनों के बीच में ये गैप नजर आ रही होगी, इस गैप को बोला जाता है इवैक्यूएटेड स्पेस, या आप वैक्यूम भी बोल सकते हो। समझ में आया क्या? तो हम बोल सकते हैं क्या, दोनों वॉल के बीच में एक गैप है जिसको इवैक्यूएटेड स्पेस बोला जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, क्या बोलेंगे? देयर इज अ गैप, क्या बोलेंगे? देयर इज अ गैप इन बिटवीन टू वॉल। अरे बोलो बराबर है, तो अपन लिख देंगे ना गैप। गैप की स्पेलिंग क्या है बोलो बच्चों? गैप इज इन बिटवीन टू, क्या बोलेंगे? सरफेस ऑफ स्फीयर, टू सरफेस ऑफ स्फीयर। बोलो बराबर है। लेकिन बाहर वाले स्फीयर को क्या कर लेंगे, देख लो रे पापा, द आउटर स्फीयर, द आउटर स्फीयर जो होगा उसको हम पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉलिश। किससे पॉलिश करेंगे? आउटर सरफेस। अरे यार क्या है, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर इज सिल्वर पॉलिश, या आप उसको निकेल पॉलिश भी कर सकते हो। किससे? निकेल या सिल्वर। ठीक है, तो इसके जो बाहर वाला सरफेस है इसको आपको सिल्वर पॉलिश करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों, बाद में बताता हूं, लेकिन अभी सुन लो।
सिल्वर पॉलिश क्या करेगा, यहां से जो भी रेडिएशन आएगा यहां से अंदर नहीं जाएगा, सिल्वर पॉलिश उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएगा, तो यहां से ऑब्जॉर्प्शन ना होते क्या होगा बोलो, रिफ्लेक्शन होगा। तो एंटर कहां से करेगा, फिर सिर्फ एपर्चर से करेगा। तो बॉडी एब्जॉर्प्शन कहां से करेगा, एपर्चर से करेगा। ठीक है, चलो। अरे बोलो, जो इनर स्पीयर है उसको क्या करेंगे हम, काले कलर से पेंट कर देंगे या कोट कर देंगे। तो अंदर वाली जगह को थोड़ा डार्क बनाना है बच्चों आपको, ठीक है, अंदर वाली जो जगह है उसको थोड़ा डार्क बनाना है। तो हम बोलेंगे द इनर सरफेस ऑफ स्पीयर, द इनर सरफेस ऑफ स्पीयर इज कोटेड विथ, किससे कोट करेंगे बोलो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन सी थी, लैम्प ब्लैक। बोलो समझ में आया क्या, डायग्राम में देखते हैं ना भाई। एक और बात बोलो, फेज परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर having a small hole called aperture through which radiant energy can enter। मैंने बोल दिया जो दोनों स्पीयर है उनके बीच में गैप है, तो गैप, देयर इज अ गैप इन बिटवीन टू surface of the sphere called evacuated space। The outer surface of the sphere is silver polish या सिल्वर्ड बोलेंगे, और इनर सरफेस को लैम्प ब्लैक से कोट किया गया है। बोलो समझा। अब ये जो अपर्चर है ना बच्चों, इसके अपोजिट में हमें क्या करना है, अंदर वाले सरफेस पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगा देना है। ठीक है, क्या करना है बोलो, एक ये हो गया, क्या हो गया बोलो बच्चों, इट इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन। क्या हो गया बोलो, ये कोनिकल प्रोजेक्शन। लिख दो ना फिर, क्या है बोलो, देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन, देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन। कहां लगा हुआ है बोलो, सरफेस स्फीयर के अंदर। देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन ऑन इनर सरफेस ऑफ स्फीयर। अरे बोलो बराबर है क्या, कहा है, अपर्चर के अपोजिट में, अपोजिट टू अपर्चर। अरे बोलो, सब डायग्राम में तो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, पक्का। अब मुझे बताओ वहां पे कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों लगाया गया होगा, मैं बताऊं, मैं बताऊंगा। एपर्चर से जो रेडिएंट एनर्जी अंदर जाएगा ये इंश्योर करेगा, ये हमें मतलब कंक्लूजन में बताएगा कि जो भी रेडिएशन यहां से आएगा वो यहां नॉर्मल इंसिडेंस करके रिफ्लेक्ट ना हो जाए सेम रास्ते से, ये इंश्योर करेगा। ऑब्वियसली यहां कोनिकल प्रोजेक्शन से टकराएगा तो यहां पे कुछ एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, और थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, और ये प्रोसेस क्या होती जाएगी बोलो, चलती चली जाएगी। ठीक है, और इसीलिए वहां कोनिकल प्रोजेक्शन लगाना है। तो लिख देते हैं ना, बोलो क्या बोलेंगे, कोनिकल प्रोजेक्शन ये इंश्योर करेगा, तो कोनिकल प्रोजेक्शन ensure that ray traveling parallel to axis of aperture। अरे बोलो, एपर्चर के एक्सिस से जो भी रे जाएगी वो नॉर्मल इंसिडेंस ना हो। ठीक है, द रे ट्रेवलिंग टू पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एपर्चर do not enters normally and do not reflected back along same path। अरे बोलो, क्या आपको ये बात समझ गई, ये मीनिंग समझ गया। ये इंश्योर करेगा कि जो भी रे एक्सिस ऑफ एपर्चर से पैरेलल जा रही है वो नॉर्मली एंटर ना करे और रिफ्लेक्टेड बैक ना हो सेम पाथ से। अगर ऐसा हो तो पूरी एनर्जी, बची हुई एनर्जी तो बाहर निकल जाएगी, तो पूरा मैक्सिमम एनर्जी हम एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया क्या, इसीलिए वहां ये लगाया गया है। ठीक है, चलो अब इसका वर्किंग देखो बच्चों, क्या है वर्किंग, बहुत आसान है। when radiant energy enters through
एन अपर्चर, जब कोई रेडिएंट एनर्जी अपर्चर से अंदर आती है क्या वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा इनसाइड द स्फीयर? अरे हाँ कि ना, इट सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इट सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनसाइड एंड इट क्या करेगा, इनसाइड करेगा और पूरी एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अरे बोलो समझ में आया क्या? क्या करेगा, जब रेडिएंट एनर्जी अंदर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और सारी की सारी एनर्जी, लगभग सारी की सारी एनर्जी को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बोलो बच्चों, एनर्जी कहां से एंटर हो रही थी, अपर्चर से, पक्का। तो एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, अपर्चर। ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और इसीलिए हेंस अपर्चर जो है, अपर्चर बिहेव लाइक अ, या अपर्चर को ट्रीट कर सकते हैं या बिहेव करेगा वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों कि किसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला गया है फेरीज ब्लैक बॉडी में। किसको बोला गया है, बोलो अपर्चर को, पूरी बॉडी को नहीं बोला गया है, अपर्चर को परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला गया है। और इसीलिए अगर मुझे ब्लैक बॉडी का, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एरिया निकालने बोले तो हम किसका एरिया निकालेंगे, अपर्चर का। और इसीलिए हम बोल सकते हैं जो इफेक्टिव एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो इज इक्वल टू एरिया ऑफ अपर्चर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और यहां पे आर क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों रेडियस ऑफ अपर्चर। बोलो मेरा सुर अच्छा लगा या ये अच्छा लगा? सुर अच्छा था, ये तो ऐसे ही टाइम पास था। खींच लो बच्चों, आपके काम आने वाला है ये एग्जाम में 8 टाइम्स आ चुका है, ठीक है। अरे बड़े आगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी समझ गया, पक्का समझ गया, लिख लो। चलो, जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। मत मिलो यार, धोखा फिर से मिलेगा। एक जान है बोले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा अलविदा अलविदा। ओ माय गॉड। चलो सर के गाने, दुनिया के सबसे अच्छे गाने, और हम गाने को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक को चालू करेंगे। और हमारा नया टॉपिक है फालतू टॉपिक विच इज नथिंग बट कैविटी रेडिएटर। उतना काम का नहीं है लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है। यहाँ नोट कर लेंगे क्या क्या पूछा जा सकता है। रेयरली पूछेगा, नहीं पूछेगा मुझे पता है, ठीक है। फिर भी हम समझेंगे कैविटी रेडिएटर होता क्या है। देखो बच्चों, कैविटी रेडिएटर ना इट कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, मेटल ब्लॉक। इसमें एक मेटल ब्लॉक होता है जिसमें ना एक एम्प्टी स्पेस होता है अंदर में। ये एक बॉक्स है, समझ लो, मेटल बॉक्स, ठीक है, जिसमें अंदर वाली जगह खाली होती है और इन दोनों का, अंदर वाले सरफेस को और बाहर वाले सरफेस को एक होल से क्या किया जाता है, बोलो कनेक्ट किया जाता है। क्या ये ब्लैक बॉडी की तरह? हाँ, वो स्फीयर था, ये बॉक्स है। अब देखो ये क्या है, कैविटी रेडिएटर कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बॉक्स, ठीक है, जिसका इनर सरफेस और आउटर सरफेस को एक होल से कनेक्ट किया गया है, उसको हम अपर्चर बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? वही चीज होने वाली है, रेडिएंट एनर्जी यहां से क्या होने वाली है, बोलो बच्चों, अंदर आने वाली है, और यहां ये क्या करने वाला है, बोलो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अरे यार किधर जाएगा ये, अरे 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 अरे, हाँ जो भी है भाई, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने वाला है। मतलब अंदर में ये भी क्या करेगा, बोलो मोस्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया? अब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ गई आपको? इट इज सिमिलर टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन ना एक और चीज है जो आपको यहां समझनी है, वो सुनो।
सोचो अगर ये कैविटी रेडिएटर को हमने बाहर से कुछ एनर्जी दी, मतलब उसको क्या किया बोलो बच्चों, हमने हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो पता है क्या, जब हम इसको हीट करेंगे ना तो ये क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को ना इमिट करेगा। कुछ रेडिएशन को क्या करेगा बोलो, इमिट करेगा। उन रेडिएशन को कैविटी रेडिएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बोलो बच्चों, कैविटी रेडिएशन। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एनर्जी थी, तो उसी एनर्जी में से भी वो क्या कर सकता है, कुछ एनर्जी रेडिएशन को इमिट कर सकता है। तो मतलब जब भी कोई कैविटी रेडिएटर को हम हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। सेम वही चीज है, अगर सरफेस समझ लो, पानी है, पानी को अगर आप गर्म करो तो स्टीम में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, वही स्टीम को हम रेडिएशन बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप गर्म करो या कैविटी रेडिएटर को आप गर्म करो तो वो कुछ रेडिएशन को क्या करने वाला है, इमिट। उसको हम क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, कैविटी रेडिएशन। समझ में आया क्या? और एक बात याद रखना, जो भी कैविटी रेडिएशन यहां से इमिट होती है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट है, लिख के रख लेना, आपके काम आ सकता है। द कैविटी रेडिएशन जो भी यहां से इमिट होता है, या द रेडिएशन इमिटेड बाय द कैविटी रेडिएटर ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस या कैविटी रेडिएटर। समझ में आया क्या? इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी रेडिएटर। ये स्क्वायर है, क्यूब है, या बॉक्स है, या रेक्टेंगुलर है, उस पे शेप पे वो डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कितनी एनर्जी है या उसके पास कितना टेम्परेचर है। समझ में आया क्या? ओनली टू लर्न दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट को हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट कर लेना कि कैविटी रेडिएशन में जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके शेप, साइज या जो भी है। अरे समझ में आया क्या? या मटेरियल पे। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ाओ। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है ये मैं पहले भी पढ़ा चुका था, लेकिन कुछ और भी चीजें हमें समझनी है, उसको हम थोड़ा समझेंगे और टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलो बच्चों, तो एक और बात बता दूं मैं, हाँ सुनो बच्चों, एक काम करते हैं, ये जो चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद एक और वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड लाऊंगा, जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। आपको क्या करेंगे, हम पीवाईक्यूज देखेंगे, एक बार चेक करेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारे रह तो नहीं गए हैं। वो क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे तो उसको हम करेंगे, नहीं तो यहां से आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। समझ में आया क्या? जितने क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आएंगे जब हम आखिरी वाला वीडियो बनाएंगे, अगर आपने, सही में बता रहा हूं भाई मैं, अगर आपने उतना करके दिखा डाला तो आपकी लाइफ हो गई झिंगा लाला। समझ, मजा आया, हो जाएगी झिंगा लाला। समझ में आया क्या? अरे बढ़ते हैं भाई हमारे टॉपिक के साथ और हम करेंगे झिंगा लाला, ठीक है। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या परफेक्टली ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली रियलाइज हो सकती है, प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो किसको हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला है? लैम्प ब्लैक को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये पॉइंट में जो लिख के दे रहा हूं क्या ये सही है क्या? आर गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर, क्या ये सही है? बोलो ना बच्चों, गुड एब्जॉर्बर और गुड इमीटर, क्या ये करेक्ट आंसर है? मेरा तो आंसर है हाँ, यस। क्यों नहीं? और आंसर है भाई, मैं क्यों बताऊं? अरे मत बताओ यार, मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा। अरे सही है यार, आंसर है इसका हाँ। क्या आंसर है? हाँ, गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर हो सकता है। अब इसको समझने के लिए ना बच्चों कुछ एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम समझते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे, बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। फिलहाल अपन यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट में प्रैक्टिकल को ही समझ लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है बच्चों, दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, ले लिया, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखना है,
रख दिया सर। अच्छा अच्छा, आगे दोनों का एरिया कैसा होना चाहिए बोलो? सेम। दोनों का एरिया कैसा होना चाहिए? सेम। लेकिन आपको करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट को आपको ना सिल्वर पॉलिश कर देना है। एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है बोलो? सिल्वर पॉलिश कर देना है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देना है। अच्छा, और दूसरे को क्या करना है बोलो? ब्लैक पेंटेड कर देना है, मतलब काले कलर से या लैम्प ब्लैक से पेंट कर देना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? फिर से एक बार, हमें दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, दोनों का एरिया सेम, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखना है और दोनों को अलग अलग तरीके से पेंट करना है। इसको सिल्वर पॉलिश करेंगे और इसको लैम्प ब्लैक से पेंट कर देंगे या कोटिंग कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब हम इसको दोनों को ना सेम अमाउंट ऑफ हीट पे रखेंगे। लेट अज्यूम हमने उनको दोनों को धूप में रख दिया। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों को धूप में रखूंगा तो क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हाँ या ना? क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सिल्वर पॉलिश? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करेगा, ये सरफेस क्या करेगा? इट रिफ्लेक्ट मोर। अरे बोलो, क्या ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा एंड एब्जॉर्ब लेस? बोलो हाँ या ना? क्या ये रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा? बोलो बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। लेकिन ये क्या करेगा बोलो? ये ब्लैक पेंटेड है तो ये क्या करेगा बोलो बच्चों? एब्जॉर्ब क्या करेगा? मोर करेगा। और रिफ्लेक्ट कितना करेगा बोलो? लेस करेगा। क्या मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल सही है। अरे यहां काले का, मुझे एक बात बताओ भाई, अगर आपको बोला जाए ये वॉल है, ठीक है, इसको मैंने काले कलर से पेंट कर दिया और आपको यहां से यहां आपकी इमेज देखनी है, देख पाओगे क्या? अरे रिफ्लेक्शन होगा क्या वहां पे? नहीं, तो रिफ्लेक्ट लेस करेगा। लेकिन बच्चों एक कंक्लूजन हमें यहां से मिलता है। क्या मिलता है पता है क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या जब आप इस दोनों को धूप में रखोगे तो सिर्फ ये क्या रिफ्लेक्शन ही करेगा क्या ये इमिशन नहीं कर सकते दोनों? अरे कर सकते हैं ना भाई, ये हम अगले वाले थ्योरी में भी पढ़ने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, समझ लो एक कप में चाय है, ठीक है, ये हो गई हमारी कप। चलो चाय पीते हैं एक साथ बाद में। मुझे बताओ एक कप में चाय और ये चाय ना गर्म है, तो मुझे एक बात, कभी ठंडी नहीं होगी क्या? अरे नहीं होगी क्या भाई? होगी ना। कैसी ठंडी होगी? कुछ रेडिएशन यहां से क्या होने वाले हैं बोलो? इमिट होने वाले हैं। वही यहां पे भी होने वाला है। अगर आप इनको धूप में रख दो तो मुझे एक बात बताओ, इनको धूप तो मिल रही, बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या जितनी धूप मिल रही होगी सारी एनर्जी यहां आने के बाद पूरा थोड़ी ना वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एनर्जी को वो क्या करेगा बोलो? इमिट भी करेगा। ये इमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग चीज है। रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है, मतलब हमारी इमेज वहां दिखती है, लेकिन इमिशन एक एनर्जी का फॉर्म है। बोलो बात समझ में? ये भी एनर्जी का ही है वैसे तो, लेकिन ये रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है। ये इमिशन वाली एनर्जी कुछ अलग वाली एनर्जी होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है। समझ में? जैसे यहाँ पे देखो, यहां से कुछ एनर्जी चली जाएगी तो चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से ठंडी नहीं होगी ना। अरे होगी क्या? अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूं, रिफ्लेक्शन के साथ साथ यहां पे भी इमिशन होगा और यहां पे भी इमिशन होगा। क्या दोनों ऑब्जेक्ट का एरिया सेम था? हाँ सर। क्या दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम था? हाँ सर। तो मुझे एक बात बताओ, जितना इमिशन यहां से होगा क्या इतना यहां से होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अभी बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या इसने ज्यादातर क्या कर लिया? रिफ्लेक्ट कर लिया। और क्या किया? थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया। तो क्या ये इमिट भी थोड़ा सा ही करेगा? अरे बराबर है कि नहीं है यार? ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है ना, बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। थोड़ा सा एब्जॉर्ब तो थोड़ा सा ही इमिट कर पाएगा। लेकिन ये देखते हैं, क्या ये एब्जॉर्ब कर रहा है? सोचो इसने कितना एब्जॉर्ब किया? कुछ तो भी, मोर। रिफ्लेक्ट कितना किया? लेस। तो इमिट कितना कर सकता है ये बोलो? जितना उसने एब्जॉर्ब किया था। सोचो अगर ये एब्जॉर्ब वाला ऑब्जेक्ट मैंने अभी धूप से उठाकर कहां लेके आया बोलो? कहां लेके आया? हाँ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो क्या जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था कहां से? सनलाइट से, वो पूरी एनर्जी वो क्या कर सकता है बोलो? इमिट कर सकता है। क्या कर सकता है? मतलब रेट ऑफ इमिशन इस कंडीशन में जितना रेट ऑफ इमिशन होगा उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये बात याद रखना है। रेट ऑफ इमिशन जो होता है, रेट ऑफ इमिशन
ये हमेशा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बराबर होगा। समझ में आया? इसको समझने के लिए अब हमको समझेगा ऐसा क्यों बोला गया है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये रिफ्लेक्टर सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? हाँ या ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब लेस करता है। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या करेगा, इमिट। तो ये कितना इमिट करेगा, लेस। तो क्या परफेक्ट रिफ्लेक्टर को, ये रिफ्लेक्टर है ना, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर को क्या बोला जाएगा, बोलो? पुअर इमीटर बोला जाएगा या पुअर एब्जॉर्बर बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये कौन सा रिफ्लेक्टर है, बोलो? परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? एमसीक्यू में आ सकता है ये। कैसे? देखो फिर से एक बार, क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्योंकि पॉलिश्ड है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट कितना करेगा, मोर। तो एब्जॉर्ब और इमिट कितना करेगा, लेस। तो ये पुअर इमिटर पुअर एब्जॉर्बर नहीं होंगे क्या? अब बोलो एब्जॉर्ब अगर कम कर रहा है तो पुअर एब्जॉर्बर इज इक्वल टू पुअर इमिटर। तो बोलो गुड एब्जॉर्बर मतलब गुड इमिटर हो जाएगा, जो कि यहां आएगा। आपको समझ गया होगा। एग्जाम्पल, अगर ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है तो रिफ्लेक्ट लेस कर रहा है, एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है तो इमिट भी कितना करेगा, ज्यादा करेगा। तो क्या यहां गुड एब्जॉर्बर, मोर मतलब गुड, गुड एब्जॉर्बर को गुड इमिटर बोला जा सकता है? पक्का, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। बोलो हाइलाइटेड पॉइंट समझ में आ गए कि गुड इमिटर गुड एब्जॉर्बर हो सकता है, गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर हो सकता है, लेकिन गुड रिफ्लेक्टर या परफेक्ट रिफ्लेक्टर पुअर इमिटर या पुअर एब्जॉर्बर होगा, क्योंकि वो पुअर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या पुअर इमिट करता है। समझ गया? पक्का 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 पक्का। चलो, तो हमारा जो अगला टॉपिक है ये आपके सामने थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। क्या ये आपको टॉपिक समझ में आया? आपको क्या समझ में आया बच्चों? हमें ये समझ में आया सर, अगर कोई बॉडी के पास, अगर कोई बॉडी ने बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और उसको हम दूसरी जगह रख दे, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी वो पूरी एनर्जी को वो इमिट भी कर सकता है। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो उसने थोड़ा ही एब्जॉर्ब किया होता, तो थोड़ा ही एब्जॉर्ब किया होता तो थोड़ा ही इमिट किया होता। मतलब गुड इमिटर को, सॉरी गुड रिफ्लेक्टर को पुअर एब्जॉर्बर या पुअर इमिटर बोला जाएगा और गुड एब्जॉर्बर को गुड इमिटर बोला जाएगा। बोलो बात समझ गई क्या? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन समझ में आ गया। हमारा अगला टॉपिक है प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। आईएमपी डाल दो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थियरी क्या बोलती है? देखो बढ़िया टॉपिक। प्रीवोस्ट थियरी का बोलना है कि अगर कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है, मतलब कोई भी बॉडी, जितनी भी बॉडी है जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है, वो थर्मल रेडिएशन को क्या कर सकते हैं? बोलो 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 बोलो, इमिट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सुन लो। एग्जाम देखो, स्टेटमेंट क्या है? ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर, all bodies at all temperature above 0 केल्विन। 0 केल्विन को क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोला? जितनी भी बॉडी होती है जिसका ऑल टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर हो, वो क्या करता है? रेडिएट। रेडिएट को इमिट भी बोल सकते हो, रेडिएट थर्मल एनर्जी। रेडिएट थर्मल एनर्जी। समझा क्या बोला? ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर अबव 0 केल्विन रेडिएट थर्मल एनर्जी, लेकिन एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे they absorb energy received from surrounding। अरे बोलो क्या स्टेटमेंट समझा? वो क्या बोलना चाहता है? सोचो, अगर ये बॉडी है,
ठीक है, इसका टेम्परेचर ले लो 222 केल्विन है, कितना 22 केल्विन है। भले ये माइनस डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन इसके पास 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है। तो जितनी भी बॉडी होंगे जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा, वो क्या करते हैं, कुछ रेडिएशन को क्या करते हैं बोलो, इमिट करते हैं। क्या करते हैं बोलो, रेडिएशन को इमिट करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे कुछ एनर्जी को ये क्या करते होंगे बोलो, एब्जॉर्ब भी करते होंगे। समझ में आया क्या? यही प्रीवोस्ट थ्योरी का बोलना है। और ये सही है ना भाई, सही है कि नहीं है? ये देख लो, सोचो दो चाय है, ये ना 22 डिग्री, सॉरी ये समझ लो 22 डिग्री सेल्सियस पे और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है। अरे मुझे एक बात बताओ, कौन सी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी? बोलो, कौन सी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी? ऑब्वियसली ये, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे अगर मैंने दोनों को रखा तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो कम एब्जॉर्प्शन है, उसके पास हीट लिया होगा कम, तो कितना इमिट करेगा? कम। अरे करेगा कि नहीं करेगा? और कम इमिट करेगा तो रूम से कुछ एनर्जी उसको मिल भी रही होगी। तो समझ लो उसको 1 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है और 4 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। इमेजिन करके देखो, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? कितने सेकंड में? 1 मिनट में ले लेते हैं। 1 मिनट में उसको 1 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, 4 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो हर 1 मिनट में क्या उसका 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है? या ऐसे बोल सकता हूं मैं? अरे सही बोल रहा हूं ना भाई मैं? देख लो ना यार, 4 जा रहा है, 1 आ रहा है, तो 3 कम होगा कि नहीं होगा? और सोचो यहां पे सेम यही चीज हो रही है। समझ के चलो भाई, ठीक है? 1 डिग्री टेम्परेचर सराउंडिंग से मिलेगा और 4 डिग्री टेम्परेचर इसका घटते चला जाएगा। तो बोलो पहले ठंडा क्या यही हो जाएगा? क्योंकि इसमें कम एनर्जी थी ऑलरेडी, क्योंकि कम एनर्जी अब्जॉर्प्शन था तो कम एनर्जी इमिट भी करेगा। इसमें ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब थी तो ज्यादा एनर्जी को इमिट करेगा। बोलो बराबर बोल रहा हूं क्या? अरे समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन आ भी रहा होगा? मतलब क्या बोल सकते हैं कि इमिट कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, चलो ज्यादा कुछ लोग ऐसे कुछ एग्जाम्पल काम का नहीं था ये। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। प्रीवोस्ट थ्योरी तो आपको समझ गई। अब टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रीवोस्ट थ्योरी से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपको क्वेश्चन या तो ये पूछेगा या तो जो अभी बताऊंगा वो पूछेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, शॉर्टकट पॉइंट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले ना ये पॉइंट को आप समझेंगे, उसके बाद ये टेबल में आपको जो लिख के दे रहा हूं वो समझना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बोलो? ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है? कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हमें पता है जो एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। किस पे डिपेंड करता है बोलो बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला हमने देखा था 3/2 kBT। अरे एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल 3/2 kBT। हाँ या ना? जो एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है तो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है कौन सा? अरे बोलो ना रे बाबा, एब्जॉर्ब रेडिएशन जो होगा, रेडिएशन जो होगा, क्या वो उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा? एनर्जी को क्या करेगा बोलो? इंक्रीज करेगा। अरे एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी है ना भाई, तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? एब्जॉर्ब हो रहा है तो एनर्जी आ रही, मतलब एनर्जी क्या हो रही है बोलो? इंक्रीज। और एनर्जी इंक्रीज हो रही तो इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा बोलो? इंक्रीज। समझ में आया? सेम फॉर इमिशन। अगर यहां से बॉडी टेम्परेचर क्या मतलब एनर्जी क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही होगी? डिक्रीज। और एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बोलो? डिक्रीज। यहां इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। बोलो बात समझ गई क्या? लेकिन एक बात है, 3 केसेस है। बोलो 3 केसेस कौन सी है? ये है 3 केसेस। पहली केस, अगर बॉडी अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा इमिट करेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इफ rate of absorption of body
of body is more than rate of emission। बोलो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा इमिट करेगा। तो बोलो थोड़ा सा इमिट कर रहा है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ना चाहिए, बोलो बॉडी बढ़ना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि एब्जॉर्प्शन में एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, इमिशन कम, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यही पॉइंट है आपके काम का। ठीक है, जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ इमिशन से ज्यादा होता है तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ रेट ऑफ इमिशन जो होगा ऑफ बॉडी is more than rate of absorption। तो अभी इमिशन ज्यादा हो रहा है तो बॉडी ठंडी होती चली जाएगी, तो ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर अभी क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। ये भी हाईलाइटेड पॉइंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। और तीसरा पॉइंट है, अगर दोनों इक्वल है तो ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा क्या भाई? जितना डिग्री आ रहा है उतना ही डिग्री जा रहा है, तो टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। चेक कर लेना स्पेलिंग एब्जॉर्प्शन। बोलो टेम्परेचर जो रहेगा वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड इट इज सेड टू बी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि यह थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बोलो हाँ या ना। पक्का ये पॉइंट समझ गया? प्रीबोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज 100% समझ गया। थोड़े से तो डेफिनेशन टर्म्स हमारी बची हुई है, उसको हम खत्म करते हैं और कल हम नया टॉपिक फिर चालू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम दो तीन डेफिनेशन या 2-3 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे और टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी दो पल की हे, बस 2 ही पल की जिंदगी। बढ़ते हैं आगे, चलो नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा अगला टॉपिक है कि जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्वेश्चन है मैं पढ़ लेता हूं बच्चों। ऑन व्हाट फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड। जो बॉडी एनर्जी को रेडिएट करता है, इमिट करता है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख लो भाई स्क्रीन पे। देखो मैं आपको 4 बातें बताता हूं, 4 बातें। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके लिए। सोचो मैंने क्या बोला था, अगर ये बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कौन ज्यादा रेडिएट करेगा? ये। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बोलो समझा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा, बराबर। चलो एक और सवाल। सोचो बच्चों, मैंने आपको एक सवाल पूछा, ये एक लोहे का बॉल है, ये एक लोहे का बॉल है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। और ये एक और बॉल है, किसका? सेम मटेरियल से बना हुआ है, और इसका भी टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। सवाल ये है, कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? ये। अरे नहीं, क्या सही बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो, लेकिन इसका एरिया कैसा है? बोलो
कैसा है, कम, और इसका एरिया ज्यादा। तो जितना छोटा एरिया होगा वो ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, समझ के चलो आप, ठीक है। मैंने किया भी है। सपोज आप ना कभी ग्राइंडर मशीन देखी होगी आपने। कौन सी मशीन? ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर बोलते हैं। उसमें होता क्या है, एक लोहे का टुकड़ा होता है और उसको ये मशीन का जो व्हील होता है वो रोटेट करते रहता है, और जिसमें हमें इस मटेरियल को क्या करना होता है, मशीनिंग करना होता है। मतलब ऐसा समझ के चलो, इसको घिसना होता है। हमें पता है उसका मैकेनिकल टर्म जिसको हम बोलते हैं मशीनिंग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस मटेरियल को आप क्या करोगे, घिसोगे, तो मशीनिंग करते टाइम क्या इसका कुछ टुकड़ा आपकी बॉडी को टच हो सकता है? हाँ या ना? क्या जब हम उसको हीट कर रहे होंगे तो क्या उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ रहा होगा? अब देखो एक बात बताता हूं मैं, जब आप इसको गर्म करते जाओ, इसको हाथ लगाओ ना, तो इतना गर्म लगेगा आपको, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। एज दिस बॉडी हैज अ लार्जर एरिया, लेकिन यहां से जो टुकड़ा, पार्टिकल जो निकला होगा, वो जब यहां से जाएगा, ऐसा जाते जाते बॉडी से टकराए यहां, तो उतना गर्म नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा का एरिया कैसा था, बहुत छोटा था। और छोटे टुकड़े का एरिया जब वो यहां से इतना ट्रैवल किया तो इतने देर में वो ठंडा हो गया होगा। मतलब वहां से रेडिएशन, समझ गया क्या, इमिट हो गया होगा। मतलब जितना छोटा एरिया वो जल्दी ठंडा हो सकता है, जितना लार्जर एरिया उसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो बच्चों, तो हम थोड़ा समझते हैं। मतलब क्या रेडिएशन इमिटेड क्या एरिया पे भी डिपेंड करेगा? कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। तो अगेन दूसरा हमारा है, वो है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। समझ में आया क्या दूसरा पॉइंट? सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। और तीसरी बात बच्चों, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सरफेस मतलब कैसा? बोलो, वो पॉलिश्ड सरफेस है या कैसा है? ब्लैक सरफेस है, ब्लैक पेंटेड है। अगर ब्लैक पेंटेड होगा तो ज्यादा रेडिएट करेगा, पॉलिश है तो कम रेडिएट करेगा। और अगेन बच्चों, वो ना नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मतलब लोहा है, प्लास्टिक है, पानी है। समझ में आया क्या? चलो, तो ये चार फैक्टर है जिसपे द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी या एनर्जी रेडिएटेड डिपेंड करता है। समझ गया क्या? ये भी लिख लो, हो सकता है 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाए, ठीक है। चलो डायग्राम बना लेना। इसमें जो जो मैंने बताया, टेम्परेचर 2 बॉडी बनाना, एक को 2 टेम्परेचर भी दिखाना, एक को 50 पे, तो समझ जाएगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो ज्यादा रेडिएट करेगा। इसमें छोटी बॉडी, बड़ी बॉडी, छोटी बॉडी जल्दी ठंडी हो जाएगी, वो थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी समझ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। ओ माय गॉड, ना 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 ना। रेलवे स्टेशन पे ऐसी आ जाती है ना, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, कुछ तो भी आती है लेकिन ऐसी ही आती है भाई। चलो हमारा अगला टॉपिक है इमिसिव पावर। क्या है बोलो बच्चों? एक क्वेश्चन है आपके लिए। मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब बर्तन है ना, जो हमारे घर पे बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा, कढ़ाई एग्जांपल ले लेते, कढ़ाई। मुझे एक बात बताओ, कढ़ाई का जो लोअर पोर्शन होता है, ये हो गई भाई आपकी कढ़ाई, क्या ऐसी ही होती है? हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ऐसी नहीं होती है सर, ये तो कुछ और ही है। ये ले लो, ये पैन के जैसा कुछ बना देते, उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके नीचे वाला पोर्शन जो होता है, क्या वो ब्लैक होता है बच्चों, या कुछ अलग कलर का होता है? बोलो हाँ कि ना। मैंने तो बहुत जगह ना ब्लैक देखा है। आपने पैन भी देखा होगा, नीचे वाला पोर्शन कैसा होता है? काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन इसका जो अंदर का पोर्शन होता है, अपर पोर्शन, वो पॉलिश्ड होता है। कैसा होता है बोलो बच्चों? पॉलिश। सिंपली बोल सकते हैं उसको सिल्वर पॉलिश, सिल्वर कलर का होता है वो। समझ, क्योंकि हमारे बर्तन एल्यूमिनियम के होते हैं, और एल्यूमिनियम का कलर कौन से कलर का होता है बोलो बच्चों? सिल्वर कलर। बोलो हाँ कि ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो, कि नीचे वाला पोर्शन ब्लैक होता है यूटेंसिल का, बर्तन का, और ऊपर वाला पॉलिश। क्यों बोलो, बताओ। बहुत इजी है। मुझे एक बात बताओ, क्या पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा और एब्जॉर्प्शन कम करेगा?
हाँ या ना। और इमिशन भी कम करेगा फिर, अरे समझ में आया क्या, इमिशन भी कम करेगा ना। और ब्लैक एंड सरफेस क्या करेगा, ब्लैक एंड सरफेस क्या करेगा बोलो, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। अरे बोलो बराबर है, जितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है अच्छी बात है। सोचो हमने इसको गैस पे रखा और यहां से हम हीट दे रहे हैं, सोचो ये हीट को, क्या ये ब्लैक एंड सरफेस मोस्ट ऑफ द हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है? लेकिन जब ये हीट यहां चली जाएगी तो इसके अंदर की हीट बाहर भी नहीं जानी चाहिए, मतलब रेडिएट नहीं होना चाहिए। तो ऊपर वाला सरफेस ऑलरेडी पॉलिश्ड है, तो क्या वो इमिट कम करता है, तो हीट लॉस को क्या रिड्यूस कर देगा, हाँ या ना। नीचे वाला सरफेस ब्लैक होने का रीजन है मोस्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, और ऊपर का सरफेस पॉलिश होने का रीजन है ये कम एब्जॉर्ब करता है तो कम इमिट भी करेगा, तो रेट ऑफ हीट लॉस को वो रिड्यूस कर देगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पक्का। इसीलिए हमारे घर के बर्तन नीचे से काले और ऊपर से सफेद या पॉलिश होते हैं। होपफुली आपको बात समझ गई। टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलो बोलो बोलो, अगला टॉपिक है इमिसिव पावर। दो टॉपिक रह गए, बोलो बच्चों अपने। इमिसिव पावर, इसके ना क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो फॉर्मूला बेस्ड है मैं वो नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है? चलो तो हम इमिसिव पावर का डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? देखो भाई, इमिसिव में इमिटेड आएगा कि नहीं आएगा या रेडिएटेड, हाँ या ना? देखो इमिसिव पावर को ना बच्चों हम आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बोलो? आर से। इसका डेफिनेशन है क्यू इमिटेड, क्या आएगा बोलो बच्चों? क्यू इमिटेड अपॉन एरिया इनटू टाइम। इसको ही डेफिनेशन में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बोलो? क्यू इमिटेड को क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ, नहीं डायरेक्ट लिखेंगे द अमाउंट ऑफ, इसको बोलेंगे एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलो? रेडिएंट एनर्जी, या आप हीट एनर्जी भी बोल सकते हो। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये क्या है बोलो? इमिटेड। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड, इस लाइन को क्या बोला जाता है? सबको ही पता है, पर यूनिट। व्हाट इज ए हियर? एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आया क्या? फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुन लो। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ सेम टेम्परेचर, एट अ सेम टेम्परेचर। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है भाई, जाने दो। क्या बोला बोल दो? द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड क्या आएगा बोलो? इमिसिव पावर। तुम्हारे बुक में और भी दो तरीके की डेफिनेशन लिखी है, उसको समझते हैं, ठीक है? देखो पहले तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो पहले लिखा है द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड, हमने क्या लिखा? इमिटेड, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आया? हमने बोल दिया द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी, लिखना चाहिए था, नहीं भी लिखे चलेगा। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ अ बॉडी, या बाय द बॉडी लिख सकते हो आप। इसका इमिसिव पावर एक और डेफिनेशन देख लो क्या है। यहां लिखा है पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया। मुझे एक बात बताओ, क्या वर्क डन अपॉन टाइम मतलब पावर होता है? तो ये हो गई एनर्जी, तो हम यहां पे इसकी जगह पे क्यू भी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? पावर। तो इसको हम बोलेंगे पावर रेडिएटेड, क्या बोलेंगे? और एरिया बचा तो इसको एरिया से क्या कर देंगे? डिवाइड। समझा कि नहीं समझा? पक्का? फिर से एक बार, एक और डेफिनेशन इसका आएगा। हमारा फॉर्मूला होता है Q बाय AT। अब Q बाय T मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी होता है वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर। मतलब इसकी जगह पे हम पावर लिख सकते हैं, जिसको रेडिएटेड पावर बोला जाएगा। तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा द रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। बोलो समझ में आया क्या? मेरे हिसाब से ये भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे बोलो बच्चों? द रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। समझ में आया क्या? इज कॉल्ड इमिसिव पावर।
होपफुली आपको बात समझ गई है। डेफिनेशन ये वाला, सॉरी फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, ठीक है। ये हो गया इमिसिव पावर का डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन से नहीं चलेगा बच्चों, क्या क्या लिखना पड़ेगा बोलो। एसआई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर। बोलो बच्चों, इमिसिव पावर का ऐसा यूनिट अभी बताता हूं। बोलो, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या होता है, बोलो सेकेंड। पक्का बच्चों, जूल पर सेकेंड मतलब पावर का यूनिट क्या होता है, बोलो वैट पर मीटर स्क्वायर। समझा क्या? अरे जूल पर सेकेंड वैट होता है ना भाई, अभी तो बताया था यार। पावर, पावर अपॉन एरिया, पावर का वैट, एरिया का मीटर स्क्वायर। चलो बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इज, बोलो ये है वक्डन। वक्डन का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, एरिया का L2, टाइम का T1, L2 L2 कैंसल, ये ऊपर गया। आंसर बोलो क्या आएगा? मुझे पता है ये आपको आता है, आइए आपका इंतजार था। चलो हो गया। क्या ये सवाल आए तो कर लोगे, एग्जाम में आया हुआ है, कर लेना है। इमिसिव पावर, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ गया क्या? आप पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो। चलो खींच लो इसको, और आज का आखिरी क्वेश्चन करके हम वीडियो को एंड करेंगे। चलो, हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है, क्या है बोलो? डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एंड राइट सम ऑफ पॉइंट्स फॉर इट। मतलब बोले तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। चलो बढ़ते हैं आगे, और हम टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और मुझे एक बात बताओ, क्या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का डेफिनेशन रटने से अच्छा उसका फॉर्मूला रट लो, हाँ कि ना? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है बोलो बच्चों? हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो ये R अपॉन RB। देखो डेफिनेशन क्या है इसका, द रेशियो ऑफ, ये क्या है बोलो बच्चों? इमिसिव पावर। किसका इमिसिव पावर है बोलो? ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। कौन सी बॉडी? कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी। द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ, बी फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है, ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझा क्या? यह है इमिसिव पावर कोई भी बॉडी का, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, इसकी बॉडी, उसकी बॉडी, सबकी बॉडी। लेकिन यह है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। तो क्या आपका भी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होगा? अरे होगा ना भाई, निकाल लेना आप, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यह हो गया इसका फॉर्मूला, इट इज डिनोटेड बाय ई एंड गिवन बाय दिस। कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए काम आएंगे, जो याद रखना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, अगर आए तो 3 पॉइंट, नहीं तो एक भी नहीं। सुनो, पहले बताओ भाई कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या है? द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सुनो, याद रखना बच्चों, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इमिसिविटी या इमिशन कितना रहेगा? 1। क्योंकि परफेक्टली ब्लैक का मतलब, क्या ये भी परफेक्टली ब्लैक हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? तो RB कैंसल, ये कितना आ जाएगा? 1। अरे ऑर्डिनरी बॉडी को अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल दूं तो दोनों सेम आंसर क्या आएगा? 1। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो, उसका ई का वैल्यू 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। समझा? 1 और 0 के बीच में रहेगा। और ये आपके कहां काम आ सकता है बोलो बच्चों? एग्जाम में MCQ में आ सकता है, जो अभी बताऊंगा मैं। फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने एक सवाल पूछा आपको,
ये मिरर है, यहां से रेडिएशन, यहां पे रेडिएशन आया और पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, पूरा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इमिट होगा क्या, नहीं, तो उसका इमिशन कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना है परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए इमिशन 0 होता है। पिछली बार हमने बोला था गुड रिफ्लेक्टर के लिए इमिशन पुअर होगा, अभी परफेक्ट है तो इमिटर पुअर मतलब कितना, एकदम पुअर कितना, 0। हाईलाइटेड पॉइंट है, ये आपको काम आ सकता है। बोलो समझा, हाईलाइटेड पॉइंट। चलो बढ़ते हैं, अरे बोलो समझा, पक्का। आखिरी सवाल, बोलो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि प्रिवोस्ट थ्योरी बोलती है कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर हो तो वो क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। अब मुझे बताओ, इमिट करने पे टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाएगा ना, हाँ कि ना, तो बोलो 0 केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर क्यों नहीं जा सकता। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी टेम्परेचर 0 केल्विन के नीचे क्यों नहीं जा सकता है, ये मेरा सवाल है। तो सुनो, मुझे एक बात बताओ, कोई बॉडी का टेम्परेचर सोचो अगर 0 केल्विन है, ठीक है, 0.0001 ले लो, तो क्या वो इमिट करेगा, चलो ठीक है हम कंसीडर कर लेते करेगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये भी तो पढ़ा था कि वो एब्जॉर्ब भी करेगा, अरे हाँ कि ना, तो जितना इमिट करेगा समझ लो उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नीचे जा ही नहीं सकता ना, भले ही इमिट कर रहा होगा, इमिट करने पे नीचे चला जाएगा, समझ लो चला गया, तो एब्जॉर्ब भी तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, जितना इमिट किया होगा उतना ही क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, और इसीलिए ये 0 के नीचे नहीं जा सकता। समझ में आया क्या, पक्का 0 के नीचे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इमिट कर रहा होगा, अगर की बात कर रहे हैं, पहली बात प्रिवोस्ट थ्योरी में तो बोला है हमने कि वो इमिट क्या करेगा, 0 के ऊपर एब्जॉर्ब, 0 के नीचे इमिट करेगा ही नहीं, और 0 के ऊपर ही क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ये लिखा है वहां पे, ठीक है। 0 के नीचे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि रेडिएट कर रहा होगा अगर, तो वो एब्जॉर्ब भी करता होगा। होपफुली बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, वो आप होमवर्क कर लेना, और कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और हम अब चलते हैं, चलो टाटा बाय बाय।